हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 जिसका कि ताल्लुक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से है। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, चैप्टर तो हम कर रहे हैं बेसिकली अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चैप्टर हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में करेंगे से हमारा मतलब क्या है, मैंने जैसा कि कहा और आपको मालूम भी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 है उसका ताल्लुक ही अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से है। यानी कि जब हम इस टॉपिक को करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे हम दो पार्ट में। एक तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 है उसकी गाइडलाइंस और उससे रिलेटेड जो केस स्टडीज़ हैं हम उनको करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और उसके अलावा जो प्रॉपर अकाउंटिंग का पार्ट है, करेक्ट, इसको आप प्रैक्टिकल पार्ट भी कह सकते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग का जो पार्ट है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग का पार्ट हम करेंगे। यानी कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में करना है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 और उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बाद में हम ये भी देखेंगे, जब हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। करेक्ट, कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का ये भी मतलब होता है डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज। और हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। यानी कि ये जो एंटायर चैप्टर है AS13, बेसिकली आप यूं कह रहे हैं कि हम चैप्टर तो कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर हम एक तो करेंगे AS13 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 की गाइडलाइंस है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट आपका डील करेगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर से और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर से। जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होता है उसको हम ये भी कहते हैं कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का मतलब इन डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज़, क्योंकि जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है। और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या बॉन्ड्स का मतलब है इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 की चर्चा करेंगे। अब जहाँ तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 का सवाल है, अब ये बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि इसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है। अब सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ बेसिकली मतलब ये है कि एक कंपनी ने जो पैसा लगाया हुआ है, किस चीज़ में, अमाउंट इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एन एंटिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एन एंटिटी। एक एंटिटी ने जो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, किस में इन्वेस्ट करा हुआ है, वो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट करा हुआ है या तो शेयर्स में, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है या बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में। करेक्ट। तो जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न या एन एंटिटी इन शेयर्स या बॉन्ड्स या डिवेंचर्स या गोल्ड या सिल्वर। करेक्ट, गोल्ड सिल्वर भी इसमें शामिल है, गोल्ड सिल्वर। ये चीज़ें मोस्टली जो मैंने लिखाई हैं ये आप सब लोगों को मालूम है, मुझे इस बात का भी एहसास है। लेकिन कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि जब हम वर्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ हम यही चीज़ें शामिल नहीं करते। बेसिकली इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हम कहीं पैसा लगा रहे हैं और वहाँ से हम कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो एक एंटिटी पैसा जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंपनी के शेयर्स में या इंस्टीट्यूशन के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, कुछ अर्निंग्स के लिए। उसके अलावा कई बार एंटिटी पैसा इन्वेस्ट करती है इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसीलिए तो मैंने आपको बताया इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नाम ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब यहां कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है किसी लैंड में या प्लॉट ऑफ लैंड में या किसी भी क्या बोलते हैं एसेट में, लेकिन कंपनी उस एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रही है। कंपनी इज नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर इट्स बिजनेस यूज या बिजनेस ऑपरेशंस। इसका मतलब है कंपनी ने जो पैसा लगाया हुआ है, मान लेते हैं कंपनी ने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, कंपनी कुछ टाइम तक उसको अपने पास रखना चाहती है और जब मार्केट में उस प्लॉट ऑफ लैंड के रेट बढ़े तो उसको बेच करके कुछ अर्न करना चाहती है। तो इसको मैं बोलूँगा अमाउंट इन्वेस्टेड
ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि यहाँ लैंड हेल्ड फॉर सेल है। यहाँ हमने लैंड रखी हुई है बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, बल्कि सेल के लिए। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी आती है। पहले तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब जाहिर है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, जैसा कि हर स्टैंडर्ड होता है, हर स्टैंडर्ड की यही कोशिश होती है कि वो हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। अब गाइडलाइंस हमें किस संदर्भ में देता है? जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, उनको बैलेंस शीट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करें, उनको करंट में, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हमने क्लासीफाई करना होता है, तो उस संदर्भ में हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? और जहां तक इस स्टैंडर्ड का सवाल है, ये स्टैंडर्ड हमें यह भी बताता है कि इन्वेस्टमेंट को हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे कैरी करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की ये भी गाइडलाइन है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को जब हम डिस्पोज करते हैं, बेचते हैं, तो उस केस में क्या गाइडलाइन होंगी और उस केस में उसका डिस्क्लोजर कैसे करा जाएगा। यानी कि ये तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 का आप कह सकते हैं कि थीम है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैंने तुम्हें यह भी बताया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 है, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब AS 13 के मुताबिक एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज ने जब पैसा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगाया, बॉन्ड्स में लगाया, डिवेंचर्स में लगाया, सिल्वर में लगाया, जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम दिखाते हैं ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या डिवेंचर्स, एसेट साइड में दिखाते हैं। इसका मतलब है AS 13 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी। ये एसेट्स है कंपनी के लिए, और कंपनी ने इन एसेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। किस पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है? क्योंकि कंपनी यहां से कुछ इनकम हासिल करना चाहती हैं। अब आपसे पूछे कोई व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सम इनकम। अब जो आपकी इनकम आती है, जो आपकी इनकम आ सकती है, डिविडेंड के रूप में आ सकती है, इंटरेस्ट के रूप में आ सकती है, इजंट इट और नॉट? रेंटल्स के रूप में आपकी इनकम आ सकती है, जैसे कि आपने किसी प्लॉट ऑफ लैंड में इन्वेस्ट करा है और उसको आप किराए पर आगे दे रहे हैं, तो रेंटल इनकम है आपके पास। या फिर आपकी इनकम जो है थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन भी आ सकती है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब अभी मैंने बताया, जैसे एक कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और कंपनी ने उसको अपने पास रखा हुआ है, और जब फेवरेबल टाइम मार्केट का चलेगा, यानी कि मार्केट में उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो कंपनी उसको बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाएगी। यानी कि यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू मेरे पास इनकम है। तो AS 13 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग सम इनकम। और इनकम आपके पास कैसे आ सकती है? डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंटल के रूप में, और जैसे कि मैंने बताया कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में आपके पास इनकम आ सकती है। अब इसमें स्टैंडर्ड आगे तुम्हें यह बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ये चीज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। ये 1000 बार चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। मुझे बताने की जरूरत थी कि करंट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं और परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जिस तारीख को आपने इन इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा है और आपका इरादा इसको उस तारीख से लेकर के अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेचने का है। अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी और मेरा इरादा इस इन्वेस्टमेंट को विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 मंथ्स के अंदर बेचने का है, तो उस केस में ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। मैंने लिखा भी है, आर दोज विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस तारीख को भी आपने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी। और वैसे स्टैंडर्ड ये कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जहां पर आपका इरादा इसको अगले 12 महीने के अंदर बेचने का नहीं है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है आप लंबे टाइम तक इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखना चाहते हैं। वैसे स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या परमानेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहां तक भी ये नॉर्मल चीजें हैं और ये मोस्टली आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा आपको ये मालूम होना चाहिए रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज मैंने एक पैसा कहीं इन्वेस्ट करा, आज मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, करेक्ट, आज मैंने खरीदे, तो उसको हम बोलते हैं
इनिशियल रिकॉर्डिंग जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनिशियल रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग का कैसे करी जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि इनिशियल रिकॉर्डिंग यानी कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप जिस दिन इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हैं, तो इनिशियल रिकॉर्डिंग आप कॉस्ट पर करेंगे। और कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस। एक तो मान लेते हैं मैंने किसी दूसरी कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे, करेक्ट, और मान लेते हैं मैंने 120 रुपए के हिसाब से खरीदे, भले ही ये शेयर 100 रुपए वाला है लेकिन मैंने खरीदे 120 के हिसाब से, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए तो परचेज प्राइस है, करेक्ट। अब एक चीज़ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है, जब हम कहते हैं कि हमने ये शेयर्स खरीदे, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने आज ये शेयर खरीदे, तो मैंने कहाँ से, और मान लेते हैं ये शेयर XYZ कंपनी के हैं, तो बहुत से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये शेयर XYZ कंपनी से खरीदे। अगर मैं XYZ कंपनी से डायरेक्टली खरीदूंगा तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांजैक्शन। और ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि XYZ लिमिटेड अपनी लाइफ टाइम में जब ये बनी होगी, इनकॉर्पोरेट हुई होगी, जब इसने उस टाइम पर अपने शेयर इश्यू करे होंगे, उस समय लोगों ने इनके शेयर खरीदे होंगे। तो क्योंकि कंपनी बार बार तो अपने शेयर मार्केट में इश्यू नहीं करती है, ये तो आपको मालूम है। अगर मैं डायरेक्टली कंपनी से खरीदूंगा तब तो ये माना जाएगा प्राइमरी ट्रांजैक्शन। लेकिन मैंने कहा कि मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि ये शेयर आपने कंपनी से नहीं खरीदे, ये शेयर आपने मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू खरीदे हैं। इसका मतलब ये सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन है। पूरे इस चैप्टर में जब भी मैं ये कहूँ कि हमने शेयर्स एक्वायर करे, बॉन्ड्स एक्वायर करे या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन है, प्राइमरी की नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने किसी ब्रोकर वगैरह से ये शेयर खरीदे, तो जब मैं ये खरीदूंगा, ये तो परचेज प्राइस है, मुझे कुछ और खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, जैसे मुझे कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है, मुझे कुछ लीगल फी पे करनी पड़ सकती है, मुझे कुछ स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे करनी पड़ सकती है। तो इन सब को मिलाकर के जो मेरा खर्चा बैठेगा वो मेरी कॉस्ट बनेगा और उस वैल्यू पर मैं इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इनिशियल रिकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट पर होगी। और कॉस्ट का क्या मतलब है, ये चीज आपके समझ में आ जाना चाहिए। परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस लीगल फी प्लस स्टैम्प ड्यूटीज और शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स में भी आप शायद पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से सेक्शन 111 में आपने पढ़ा होगा कि 11A में शायद कि शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स हमें देना पड़ सकता है। अगर हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी ऐड करेंगे। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग, शुरुआती रिकॉर्डिंग, जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी है, उस दिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको इनिशियल रिकॉर्डिंग कहा जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये मालूम चल गया कि इनिशियल रिकॉर्डिंग कॉस्ट पर होती है। अब अगला पॉइंट ये है कि फाइनल रिकॉर्डिंग। फाइनल रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जब मैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में आ गया, तो उस दिन जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं, एंड की डेट को। रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एंड की डेट या रिपोर्टिंग डेट को जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसी को फाइनल रिकॉर्डिंग कहा जाता है। अब फाइनल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, जिस डेट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं यानी कि ईयर के एंड में, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी के हिसाब से फाइनल रिकॉर्डिंग करी जाती है। देखो, जब आपने शेयर्स खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे, जब आपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट करी, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन तो कॉस्ट पर ही रिकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि उस दिन हमें खुद नहीं पता रहता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। Isn't it or not? तो उस दिन तो कॉस्ट पर ही होगी। लेकिन जब फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा कि वो कंपनी की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी इनको 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहती है या कम के लिए रखना चाहती है। अगर कम के लिए रखना चाहती है 12 महीने से, तो इसका मतलब ये करंट है, और अगर हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब जहां तक करंट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि करंट इन्वेस्टमेंट को हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं। हम कॉस्ट पे दिखाते हैं या उसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू जो चल रही होती है, दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। यहां मैंने लिखा भी हुआ है फाइनल रिकॉर्डिंग। पहले तो मैंने यहां पर लिखा है, एक मिनट, उससे पहले मैं यहां लिखूं फाइनल रिकॉर्डिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ या तो कॉस्ट या फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू चल रही है, उन दोनों में से जो छोटी फिगर है हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे ईयर के एंड में।
और अगर कोई लॉस होता है तो, या जैसे कि मान लेते हैं मैंने शुरू में इनिशियल रिकॉर्डिंग करंट, मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, मैंने शुरू में इसको कॉस्ट 100 पे रिकॉर्ड करा था और मान लेते हैं ईयर के एंड में इसकी वैल्यू 90 है। बिकॉज जब मैं फाइनल रिकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे अब 90 पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। मैंने अभी बताया छोटी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज मैंने पहले 100 पे रिकॉर्ड करा था, अब मैं 90 पे कर रहा हूं तो इसका मतलब लॉस हो गया, इसलिए लॉस को भी मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? ये कहने का मतलब है। तो कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, जिसको इनडायरेक्टली हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं, इन दोनों में से जो छोटी फिगर होगी उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे और अगर लॉस होगा तो लॉस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जहां तक करंट इन्वेस्टमेंट की फाइनल रिकॉर्डिंग का सवाल है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आपको पता लग गया करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट में कोई मुश्किलात आपके लिए है नहीं। अब थोड़ा सा उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फाइनल रिकॉर्डिंग का सवाल है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? देखिए जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कॉस्ट पर दिखाते हैं, हम हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ये कहता है, AS 13 क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी जब फाइनल रिकॉर्डिंग होती है तो वो कॉस्ट पर ही दिखाई जाती है। सर इसका क्या मतलब निकला? मतलब तो मैं बताता हूं, पहले मुझे सेंटेंस पूरा करने दो। तो ये कॉस्ट पर ही दिखाई जाती है, लेकिन वैसे तो मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है, लेकिन आगे स्टैंडर्ड इसमें एक राइडर कहते हैं कंडीशन या अपवाद, राइडर। इसके लिए हिंदी में और प्रॉपर वर्ड मेरी नॉलेज के बाहर है, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा वर्ड आए तो मुझे बता देना। थोड़ा सा आपको मालूम है कि हिंदी में जितना हाथ स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अच्छी हिंदी है मेरे ख्याल से। तो राइडर क्या है? राइडर का मतलब एक कंडीशन है, एक अपवाद है। वो ये है, स्टैंडर्ड कहता है वैसे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर ही दिखाना चाहिए, लेकिन अगर डिक्लाइन इन वैल्यू, जिसको डिमिनिशन इन वैल्यू भी कहते हैं, डिक्लाइन इन वैल्यू जो है अगर वो परमानेंट नेचर की है। परमानेंट नेचर का मतलब यहाँ परमानेंट से नहीं है, बहुत से बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैंडर्ड तो कहता है वैसे कि अगर डिक्लाइन इन वैल्यू परमानेंट नेचर की है, यहाँ परमानेंट का मतलब है एक लंबे समय के लिए मैंने कहीं इन्वेस्ट करा है और मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ईयर के एंड में जब मैं पहुंचा तो उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई है, और मुझे अगर ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा है उसकी वैल्यू में अब तब्दीली आने के चांसेस काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हैं, तो तब मैं कहूँगा ये डिक्लाइन इन वैल्यू परमानेंट नेचर की है। तो उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि इसको रिड्यूस्ड वैल्यू पर दिखाना चाहिए, रिड्यूस्ड वैल्यू पर दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करता हूँ इस एग्जाम्पल से। अब देखिए जी, पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, मैं इसके बारे में भी अभी चर्चा बरकरार रखूँगा। एग्जाम्पल में मैंने एक लिखा है आपको समझाने के लिए कि 1/7/2023 को मान लेते हैं हमारी एंटिटी है कोई और उसने इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट हमारी है 5 लाख रुपए की इन इक्विटी शेयर्स ऑफ फ्लाई हाई लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। जरा मुझे बताओ हमने इन्वेस्टमेंट कब करी है? मेरा अकाउंटिंग ईयर 1/4/2023 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2024 को ख़त्म हो रहा है, और तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट 1/7/2024 को करी है, और इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है किसी दूसरी कंपनी में जिसका कि नाम फ्लाई हाई लिमिटेड है। बिकॉज उस कंपनी का नाम ही फ्लाई हाई लिमिटेड है तो लालच में आकर के आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इज इट क्लियर टू यू? अब कहता है कि ईयर का एंड हुआ, और यहां मैंने लिखा है कि ईयर के एंड में कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4,90,000 है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 4,90,000 की है। अब मुझे जरा एक बात बताएं, जब आपने इस दिन इन्वेस्टमेंट करी, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल रिकॉर्डिंग। इस दिन तो आपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करा होगा, यहाँ 5 लाख रुपए का खर्चा है तो इसी पर आपने रिकॉर्ड करा होगा। अब जब आप ईयर के एंड में आएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अभी इसको 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं हुआ है तो इसको करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, करंट इन्वेस्टमेंट को 5 लाख या 4,90,000 इन दोनों में से जो छोटी फिगर है उस पर रिकॉर्ड करा जाएगा।
करंट इन्वेस्टमेंट को तो छोटी फिगर पे रिकॉर्ड करा ही जाता है। अब ध्यान दें, बिकॉज पहले आपने इसको 5 लाख पे रिकॉर्ड करा था और अब आप 490 पे रिकॉर्ड करेंगे तो 0.10 का जो ये लॉस है इसको भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में 4,90,000 पर इन्वेस्टमेंट को कैरी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो करंट इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एग्जाम्पल भी देखें अभी। अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, 1/4/2023 को 1/4/2023 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है। 1/7/2023 को एक बार फिर हमने इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की। अब मैंने यहाँ 31/3/2024 नहीं लिखा है, ये कौन से ईयर का एंड लिखा है मैंने, 31/3/2025, और कह रहे हैं मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट की 5,10,000 की। आप जरा ध्यान से देखें कहीं कंफ्यूजन में ना आ जाए। पहले तो मैंने लिखा है कि 1/4/2023 और फिर मैंने लिखा है कि 1/7/2023 को आपने इन्वेस्टमेंट करी है 5 लाख रुपए की। अब ये अकाउंटिंग ईयर तो 31/3/2024 को ख़त्म हो गया, लेकिन अब आपका अगला अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है 31/3/2025 को, और ये जो इन्वेस्टमेंट हैं इनकी अब वैल्यू 5,10,000। आप कुछ भी लिख लो, 5,10,000 लिख लो, 490 लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे 510 लिखो, चाहे 4,90,000 लिखो, चाहे 470 लिखो, जो भी आपको पसंद है वो लिख लेना। मेन पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दिन मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूँगा। तो पहले तो 31/3/2025 के दिन, ये जो टाइम पीरियड है 1 साल या 12 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। मैंने इन्वेस्टमेंट 1/7/2023 को करी थी, इजंट इट? आई मेड द इन्वेस्टमेंट ऑन 1/7/2023। थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ कुछ लग रहा है, 1 सेकंड के लिए ज़रा वेट करें। कई बार ना चलो मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो 31/3/2025 का ये दिन है। 31/3/2025 के दिन मैंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट को अब बताना है, फाइनल रिकॉर्डिंग बतानी है। पहले तो ये आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हैं, तो अगला पॉइंट इसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए कि मैंने ये कहा था कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को स्टैंडर्ड कहता है कि 99.99% या जनरली हम कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस केस में बिकॉज मैंने जब इनिशियल रिकॉर्डिंग करी थी तो कॉस्ट मेरी 5 लाख की थी और मैं ईयर के एंड में भी 5 लाख पर ही इसको रिकॉर्ड करूंगा इस केस में, क्योंकि इस केस में उसने सिर्फ ये लिखा है कि 31/3/2025 को मार्केट वैल्यू 5,10,000 या 490 कोई भी है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मैं इसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करूंगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑन 31/3/2025 इन्वेस्टमेंट विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट and non-current investment as a rule are recorded at cost only at the time of finalization of the account, यानी कि जो भी इसकी मार्केट वैल्यू है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, उसको हमने इग्नोर कर देना है। तो सर आपने ये भी कहा था कि इसमें एक अपवाद भी है, राइट? वो हमें कैसे पता लगेगा अपवाद के बारे में, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये मैंने उसके लिए आपको यहाँ पर ये मैंने आंसर जो बोला वो मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ देखें। ऑन 31/3/2025 सिंस मोर देन 12 months पीरियड हैज़ elapsed, investment shall be classified as non-current investment and shall be recorded at what we call cost, that is equal to 5 lakh. It will be recorded at cost, not lower of cost. It will be recorded at cost. It will be recorded at cost. Is it clear to you? 5 lakh rupees. अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, अगला एग्जाम्पल आपके डाउट को क्लियर करेगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा है। 1/4/2023 एक बार फिर से अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है। एक बार फिर से वही डेट मैंने लिखी है कि 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने करी है फ्लाई हाई लिमिटेड में। अब ईयर का एंड 31/3/2025 को हो रहा है, इसका मतलब 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड बीत चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ 1/4/2023, और आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है 1/7/2023 को करी है, और आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5 लाख रुपए है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये वाला अकाउंटिंग ईयर तो 31/3/2024 को ख़त्म हो गया, इजंट इट और नॉट? और हमें अकाउंटिंग ईयर का एंड जो दिया है 31/3/2025 दिया है, तो हम इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में आ चुके हैं। अगर मैं इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में आ चुका हूँ
तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। देखो अगले पूरे साल का 12 महीने और यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 महीने तकरीबन, तो 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है। तो इसका मतलब इस तारीख को ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। पहले तो नंबर 1 आंसर ये है। अब यहाँ पर क्या कहता है देखें, यहाँ पर भी उसने लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,80,000। अगर उसने इतना ही दिया होता तो इस केस में भी मेरा आंसर वही होता कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 5 लाख, क्योंकि AS 13 ये कहता है कि जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उनको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। अगर इतना ही लिखा होता तो मेरा आंसर इसमें भी कॉस्ट होता, लेकिन इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लाई हाई लिमिटेड। जो फ्लाई हाई जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट करा है, वो कह रहा है जो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कंपनी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है ड्यू टू डैमेज ऑफ वन ऑफ इट्स मेजर प्लांट एंड चांसेस ऑफ रिकवरी इन नियर फ्यूचर आर स्लिम। तो उनके एनुअल रिपोर्ट्स को देख करके अब मुझे ये पता लग गया कि मैंने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, अब शेयर की वैल्यू में चेंज आने के चांसेस लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, यानी कि आपके पास ये क्ल्यू है यहाँ पर, जिससे आपको ये एहसास हो गया कि लंबे टाइम तक आपके शेयर का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो इस केस में जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट तो 5 लाख की है और ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 480 लाख की है, और इस केस में ये डिक्लाइन परमानेंट नेचर का माना जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम 4.80 पे रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 1। और बिकॉज हमने इसको पहले इनिशियल रिकॉर्डिंग 5 लाख पे रिकॉर्ड कराया तो अब नुकसान भी हो गया, ये नुकसान 0.20 का या 20,000 का नुकसान भी हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। पूरा आंसर आपको जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो ये कि एज पर AS 13 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट irrespective of their market value at the end of the year। जब भी हम फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे तो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। However, if decline is of permanent nature, in that case even long term investment will be recorded at reduced value and also loss will be what we call recognized। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों के लिए। Is it clear to you? तो ये चीजें के बाद अब तो बड़े नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ तक रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ऑफ लेट अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे तो इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्ट्राइक हो रहे हैं। खास तौर से AS 13 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो बेसिकली इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो थोड़ा इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रीक्लासिफिकेशन लिखें आप थोड़ा सा, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब रीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया था जब कोई एंटिटी कहीं इन्वेस्ट करती है तो एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करती है करंट इन्वेस्टमेंट में या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कंपनी का इंटेंशन क्या है। अगर कंपनी का इंटेंशन है कि जिस स्टेट को हमने एक्वायर करा है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम इसको डिस्पोज कर देंगे तो कंपनी इसको कैटेगराइज करेगी करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एंटिटी की इंटेंशन उसको लंबे टाइम तक रखने की है तो एंटिटी उसको कैटेगराइज करती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब रीक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सपोज हमारी एंटिटी ने पहले अपनी ये इंटेंशन रखी थी कि हम इन इन्वेस्टमेंट को विद इन 12 मंथ्स के अंदर डिस्पोज कर देंगे, यानी कि एंटिटी ने डिसाइड करा था कि हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहते हैं। लेकिन अचानक कंपनी का ख्याल चेंज हो गया, कंपनी की इंटेंशन चेंज हो गई और कंपनी को ये लगा कि नहीं अब हम इनको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब जो ये इन्वेस्टमेंट हमने कैटेगराइज करी थी करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि अब एंटिटी इसको रिक्लासिफाई करना चाहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इज इट क्लियर टू यू? और उल्टा भी हो सकता है, सपोज एंटिटी ने पहले कोई इन्वेस्टमेंट करी थी और उस वक्त एंटिटी का इरादा था कि हम इसको लंबे टाइम तक अपने पास रखेंगे। शायद एंटिटी को ये लगता था कि इन इन्वेस्टमेंट से हमारे पास लगातार अच्छी इनकम आएगी, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनको लगा कि इस इन्वेस्टमेंट से उतनी अच्छी इनकम नहीं आ रही है, तो बेटर है कि अब हम इसको अगले 12 महीने के अंदर डिस्पोज कर देंगे। यानी कि पहले हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको कैटेगराइज करा था, लेकिन अब हम उसको करंट के रूप में जो है कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो रिक्लासिफिकेशन का पहले तो मतलब ये है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब कोई एंटिटी अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट में या नॉन करंट को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई करती है तो उस समय
क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको समझने के लिए आप डायरेक्टली पहले यहाँ पर देखें। पहले मैंने इसमें केस 1 लिया। केस 1 में मैंने ये लिखा, मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है और उसकी कोई करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो करंट इन्वेस्टमेंट हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो कॉस्ट है, हम मान लेते हैं कि 20 लाख की है। कितने की है? 20 लाख की है। 20 लाख की है। इज इट क्लियर टू यू? अब एंटिटी ने ये डिसाइड करा कि ये जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, इनको हम रीक्लासिफाई कर देंगे इनटू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम इसको अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रीक्लासिफाई करना चाहते हैं। तो जिस दिन हम रीक्लासिफाई करना चाहते हैं उस दिन हमारी करंट इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, मान लेते हैं कि 25 लाख की। तो अब तुम्हें मेन चीज मालूम क्या होना चाहिए कि जब कोई एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट को, करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करेगी। अब एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करना चाहती है, तो एंटिटी किस वैल्यू पे करेगी, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। रिक्लासिफिकेशन विल बी डन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ये चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो रिक्लासिफिकेशन जब मैं इस केस में करूँगा, रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये CI का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है, इनटू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और अब हम इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई कर रहे हैं। तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इनटू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी डन एट लोअर ऑफ एट लोअर ऑफ। तो जो भी करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस होगी और जो मार्केट प्राइस होगी, उसमें से जो छोटी फिगर है उस पर करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो कॉस्ट तो कंपनी की 20 लाख की है जैसा कि आपने देखा, और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कंपनी की 25 लाख की है। तो इस केस में जब मैं इसको रिक्लासिफाई करूंगा तो मैं 20 लाख पर करूंगा, डेट इज 20 लाख, क्योंकि छोटी फिगर 20 लाख की है। यानी कि अब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्लासिफिकेशन के दिन लिखूंगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और उसके आगे जो वैल्यू अटैच करी जाएगी वो 20 लाख की करी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑफ लेट बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रिक्लासिफिकेशन का पार्ट खास तौर से आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, इसी तरह मैंने इसमें केस 2 लिया। केस 2, पहले मैंने केस A लिखा था, 1 लिखा था, तो अब मैं 2 लिख देता हूँ। अब मान लेते हैं कि कंपनी की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, हम मान लेते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो तो 100 लाख की है। कितने की है? 100 लाख की है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो 100 लाख की है। और जिस दिन हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई कर रहे हैं, उस दिन इनका कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक्स में हमने इनको कितने पर कैरी करा हुआ है, कैरिंग अमाउंट। यानी कि बुक्स में हमने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं 90 लाख की वैल्यू पर कैरी करा हुआ है। अब एंटिटी ने डिसाइड करा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हैं इनको हम कैटेगराइज कर देंगे या रिक्लासिफाई कर देंगे करंट इन्वेस्टमेंट में। एंटिटी ने ये डिसाइड करा कि हम इनको रिक्लासिफाई कर देंगे करंट इन्वेस्टमेंट में। तो अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई एंटिटी अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई करेगी तो उस केस में AS 13 का प्रोविजन क्या कहता है? तो वही कहता है, बस फर्क इतना है कि अब की बार जो छोटी फिगर होगी बिटवीन कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, उस पर हम रिक्लासिफाई करेंगे। तो जब रिक्लासिफिकेशन करा जाएगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जब हम रिकैटेगराइज करेंगे या रिक्लासिफाई करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट में, तो इसको छोटी फिगर पे करेंगे। इन्वेस्टमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट या रिक्लासिफाइड एट लोअर ऑफ
तो जो छोटी फिगर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे करंट को नॉन करंट में या नॉन करंट को करंट में हम करेंगे तो हम छोटी फिगर पर ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब करंट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करते हैं या रिक्लासिफाई करते हैं तो उस केस में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को देखा जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जब हम क्लासिफाई करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर तो उस केस में कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट को देखा जाता है। ये चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो लोअर वैल्यू इस केस में क्या है? एक तो कैरिंग अमाउंट तो 90 लाख का है और कंपनी की जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितने की है? 100 लाख की है। तो इस केस में हम इसको 90 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अब ये करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में रिकॉर्ड करी जाएंगी। लेकिन किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करी जाएंगी? 90 लाख की वैल्यू पर रिकॉर्ड करी जाएंगी। तो जहाँ तक AS 13 का सवाल है ये चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जो अगला सेक्शन मैंने इसमें बनाया हुआ है वो केस स्टडीज़ का बनाया हुआ है, तो केस स्टडीज़ को देखें आप फटाफट। तो केस स्टडीज़ ये सेक्शन 1, ये अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 चल रहा है। AS 13 से रिलेटेड जो है वो केस स्टडीज़ हैं। अब केस स्टडी में मैंने ये लिखा है 1.1 में, विस्टास लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। विस्टास लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एंड क्लासिफाइड देम एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो विस्टास लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट करी है और अपनी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कैटेगराइज करा हुआ है या क्लासिफाई करा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब इस एंटिटी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, एक तो X लिमिटेड में करी है, कुछ Y लिमिटेड में करी है, कुछ Z लिमिटेड में करी है और कुछ W लिमिटेड में करी है। और आप देख रहे हो कि उनकी कॉस्ट भी दी हुई है और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है। कॉस्ट भी दी है और मार्केट वैल्यू भी दी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स का कैरिंग अमाउंट क्या होगा, यानी कि जब विस्टास लिमिटेड बैलेंस शीट में लिखेगी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि आप पहले कॉस्ट का टोटल कर लो, चारों इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को देख लो और चारों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को देख लो, उनका टोटल कर लो और उन टोटल में से जो छोटी फिगर है उस पर लिख लो। ऐसा नहीं करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूं, वैसे तो सॉल्यूशन वगैरह मैंने सब लिखे हुए हैं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को जिस तरह से लिखने का आर्ट आना चाहिए वो उस तरीके से लिखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर है ये 4.1, तो 4.1 को देख, सॉरी 4.1 मैंने कह दिया 1.1। तो 1.1 में सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड करी जाती है और करंट इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड करी जाती है वो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो छोटी फिगर है उस पर रिकॉर्ड करी जाती है। लेकिन मैंने कहा यहाँ आपने ये गलती नहीं करनी है कि चारों इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को पहले आप टोटल कर लो और चारों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को आप टैली कर लो और उसमें से छोटी फिगर पिकअप कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, एज पर AS 13 तुम्हें मेन चीज़ ये मालूम होनी चाहिए। एज पर AS 13, तो AS 13 ये कहता है वाइल वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट, वाइल जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं, वाइल वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट, तो जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, उनकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो ग्लोबल बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल बेसिस पर होनी चाहिए। ये ग्लोबल बेसिस का वही मतलब है जो मैं आपको कह रहा था कि टोटल करके। तो ये नहीं कि आप इनका टोटल कर करके फिर मैच करो, यानी कि ग्लोबल बेस पे नहीं करना है, इंडिविजुअल बेस पर करना है। अब इंडिविजुअल बेस का मतलब है कि जैसे X लिमिटेड है उसकी जो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू उसको कंपेयर करूंगा, फिर Y लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट और फिर मैं उसकी मार्केट वैल्यू को कंपेयर करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि किस वैल्यू पर मुझे रिकॉर्ड करना है। तो एज पर AS 13 वाइल वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट कॉमा valuation should be on individual basis, तो ऑन इंडिविजुअल बेसिस पर वैल्यूएशन होना चाहिए। समझ में आ गया? इंडिविजुअल बेसिस का मतलब सेपरेट बेसिस पर, इंडिविजुअल बेसिस एंड नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस, और ग्लोबल बेसिस पर नहीं होना चाहिए। ग्लोबल बेसिस का मतलब है आप एक साथ पहले सबकी कॉस्ट देख लो और फिर मार्केट वैल्यू देख लो, ऐसे नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू?
अब जैसे कि इस केस में जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, चलो मैं बता ही देता हूँ इस तरीके से कर करके। एक कॉलम में मैंने कॉस्ट लिखा, एक में मैंने मार्केट वैल्यू लिखा, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये करा। तो इंडिविजुअल बेसिस पर मुझे देखना है, इंडिविजुअल बेसिस पर। अब इंडिविजुअल बेसिस पर हम क्या देखेंगे कि जो एक्स लिमिटेड नाम की इन कंपनी में जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ हमारी कॉस्ट जो है 10 लाख की और मार्केट वैल्यू 9 लाख की है। इन दोनों में से छोटी फिगर 9 लाख की है। तो इंडिविजुअल बेस पर मैं एक्स लिमिटेड को 9 लाख की वैल्यू पर रिकॉर्ड करूँगा। इसी तरह से जो वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो 3 लाख की है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जबकि मार्केट वैल्यू 3.2 लाख की है। तो इसमें छोटी फिगर 3 लाख की है। और इसी तरीके से वाई के बाद फिर उसने हमें जेड लिमिटेड दिया हुआ है, और जेड लिमिटेड में कॉस्ट जो है वो 4.8 की दी हुई है और मार्केट वैल्यू भी 4.8 की दी हुई है। तो इसमें तो छोटी फिगर 4.8 ही पॉसिबल हो सकती है। और उसके अलावा फिर एक और कंपनी दी थी डब्ल्यू लिमिटेड, और डब्ल्यू लिमिटेड में हमारी इन्वेस्टमेंट 7.1 लाख की है और 7.9 की मार्केट वैल्यू है। तो 7.1 छोटी फिगर है। तो आपने देखा हर इन्वेस्टमेंट की सेपरेट वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू हमने देख ली। तो अब इस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड करना है। इन सब का मैं टोटल कर दूंगा, तो टोटल आएगा 23.40, यानी कि इन्वेस्टमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, करेक्ट, ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड एट ए वैल्यू ऑफ 23.40। ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से, हालांकि जो ये क्वेश्चन है कोई बहुत मुश्किल आपके लिए अब नहीं होने चाहिए, खासतौर से जब आपने स्टैंडर्ड बहुत डीपली कर लिया है अभी तक। तो ये स्टैंडर्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं या केस स्टडीज हैं, आप यूं कह सकते हो। 1.2 में क्या कहता है? 1.2 में तो खैर आसान सा क्वेश्चन है, वो 1.3 को करने के बाद आप खुद कर लेंगे। तो पहले आप 1.3 को देखें। 1.3 में कहता है कि रोज लिमिटेड हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 लाख इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ लोटस लिमिटेड ऑन 10th ऑफ जनवरी 2023। तो रोज लिमिटेड नाम की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है 500 लाख रुपए की इन इक्विटी शेयर्स ऑफ लोटस लिमिटेड में। इन्वेस्टमेंट हमने कब करी है? 10 जनवरी 2023 को। आगे उसने कहा कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st of 3/2025 बिकेम 200 lakhs एज लोटस लिमिटेड लॉस्ट ए केस ऑफ पेटेंट राइट्स। फिर कह रहा है रोज लिमिटेड फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, और क्वेश्चन है कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2024-25 है ये 2024-25 का मतलब है जब आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे 31/3/2025 को, आपकी बुक्स में 24-25 भी लिखा होगा मुझे मालूम है, तो 24-25, तो 31/3/2025 को जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं किस वैल्यू पर या इन इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैं कैरी करूंगा या किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन की डिमांड ये है। अगर आपने जब शुरू में मैंने टॉपिक कराया था स्टैंडर्ड का, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छी तरह से करा था, तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे और क्यों वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 1.3, करेक्ट। तो 1.3 को मैंने लिया, तो 1.3 को थोड़ा ठीक तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या करा, 1.3 ठीक तरीके से समझाने के लिए पहले तो मैंने करंट ईयर लिखा। आपने देखा कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, मैं कह सकता हूँ मेरा ये ईयर 1/4/2022 से 1/4/2022 से स्टार्ट हुआ होगा, 31/3/2023 को ख़त्म हुआ होगा, जिस साल मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट हमने करी है 10th of January 2023 को। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला ईयर जिस साल मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो रोज लिमिटेड नाम की कंपनी में करी है, करेक्ट। हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, रोज लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी है इन द इक्विटी शेयर ऑफ लोटस लिमिटेड। तो 500 लाख रुपीस की हमने इन्वेस्टमेंट करी है, 500 लाख की। तो इस साल मैंने इन्वेस्टमेंट करी है और 10th जनवरी को करी, और इसलिए मेरा अकाउंटिंग ईयर 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरा अगला अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1/4/2023 को स्टार्ट होगा, जैसा कि आपने नोट कर लिया है।
और ख़त्म ये होगा 31/3/2024 को। 31/3/2024 को ये अकाउंटिंग ईयर ख़त्म तो होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की स्टेटमेंट बनाएंगे, 24-25 की, तो इसका मतलब जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। तो एक बात तो साफ है कि 31/3/2025 को इनको मुझे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बल्कि काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। अब 31/3/2025 को जैसा मैंने कहा कि ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो हैं, और आपको मैंने लास्ट सेशन में इससे जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा था, लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा था तो मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को एज ए रूल हम कॉस्ट पर ही मेजर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 यही कहता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ए रूल मस्ट बी मेजर्ड ऑन कॉस्ट बेसिस। उनको हम कॉस्ट पर ही करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी कोई भी मार्केट वैल्यू वगैरह चल रही हो। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था एक राइडर है, एक अपवाद है, एक कंडीशन है, और वो ये है कि अगर जिस तारीख को मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की फाइनल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर उस दिन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है 500 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू महज 200 लाख की रह गई है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 लाख की रह गई, हालांकि 300 लाख से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करा है वो कंपनी पेटेंट का एक केस हार गई है। पेटेंट का यानी कि किसी चीज़ पे हमारा पेटेंट है, कोई चीज़ हमारे नाम रजिस्टर्ड है और उसका केस हम हार गए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा मेजर लॉस है। और अगर ये बड़ा मेजर लॉस है तो इसका मतलब जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करा है और उस कंपनी के शेयर की वैल्यू में भारी गिरावट है, तो इसका ये भी संकेत है, ये भी साइन है, ये भी चिन्ह है कि फ्यूचर में ये प्राइस जो है चेंज नहीं होगा। और मैंने लास्ट सेशन में आपको, लास्ट में बार बार मुझसे लास्ट निकल रहा है, आई मीन टू से शुरुआत में मैंने आपको ये बताया भी था कि जब किसी कंपनी की वैल्यू में परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हो, परमानेंट का मतलब ये नहीं है हमेशा के लिए, इसका मतलब एक लंबे अंतराल तक अब वैल्यू में कोई चेंज आने की संभावनाएं नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम इसको परमानेंट नेचर का डिक्लाइन मानेंगे। और अगर परमानेंट नेचर का ये डिक्लाइन है तो फिर मुझे इसको रिड्यूस्ड वैल्यू पर ही दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब मान लेते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। याद रखें कि जब आप स्टैंडर्ड के आंसर लिखते हैं, स्टैंडर्ड से रिलेटेड केस स्टडीज़, तो आपकी लैंग्वेज बहुत क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि ऑन 31/3/2025, ऑन 31/3/2025, पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया एग्जामिनर को कि ऑन 31/3/2025 जिस दिन की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, तो जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स शेल बी कंसीडर्ड एज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स शेल बी कंसीडर्ड एज, इसको हम कंसीडर करेंगे, शेल बी कंसीडर्ड एज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसको हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। फिर मैंने बताया था एज पर AS 13 जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जनरली हम उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो एज पर AS 13, कॉमा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर generally recorded at cost at the time of finalization of account, at the time of फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अभी अकाउंट का फाइनलाइजेशन ही चल रहा है 31/3/2025 को, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो रूल तो यही है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, अनलेस, जब तक कि उसमें परमानेंट नेचर का डिक्लाइन नहीं है, अनलेस देयर इज decline in
वैल्यू ऑफ परमानेंट नेचर, डिक्लाइन इन वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो भी लिखना है, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ परमानेंट नेचर। तो जब तक वैल्यू में फॉल परमानेंट नेचर का नहीं है तब तक तो हम कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, और इसका मतलब हो गया कि अगर डिक्लाइन इन वैल्यू परमानेंट नेचर की है तो फिर रिड्यूस्ड वैल्यू पे दिखाएंगे। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर। अब तुमने सब्सटेंशिएट करना है अपने आंसर को। अब ये तो आपको पता लग गया कि परमानेंट नेचर का है, तो इन द प्रेजेंट केस अब हमें लिखना होगा कि इन द प्रेजेंट केस डिक्लाइन इज ऑफ प्रेजेंट नेचर। इन द प्रेजेंट केस डिक्लाइन इज ऑफ परमानेंट नेचर, डिक्लाइन इज ऑफ परमानेंट नेचर। ये तुम्हें कैसे पता लगा कि ये परमानेंट नेचर की है? कैसे पता लगा परमानेंट नेचर? क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा वो कंपनी ने मेजर पेटेंट का केस लूज कर दिया है। तो इन द प्रेजेंट केस डिक्लाइन इज ऑफ परमानेंट नेचर एंड therefore इन्वेस्टमेंट शेल बी रिकॉर्डेड एट रिड्यूस्ड वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स शेल बी रिकॉर्डेड एट रिड्यूस्ड वैल्यू। अब रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 200 लाख। रिड्यूस्ड वैल्यू 500 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है। जाहिर है कि आपने अपनी रिकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस पर करके रखी होगी, 500 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब उसको आप 200 लाख पे ला रहे हैं। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ ₹2 लाख, तो अब आपको उसको 200 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं तक लिखेंगे और मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपको अभी भी 3 मार्क्स ही मिलेंगे। क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ 500 लाख पे लिखी हुई है और मैं उसको 200 लाख पे लिखूंगा तो 300 लाख का लॉस भी तो हो गया। तो आपको पूरा सब्सटेंशिएट करना है आपने अपना आंसर। ऑल्सो लॉस ऑफ 300 lakhs 500 minus 200, तो 300 लाख का जो लॉस है, लॉस ऑफ 300 lakhs शेल बी रिकग्नाइज्ड इन P&L। उसको भी तुम्हें अपने P&L अकाउंट में रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? वैसे मैंने सब कुछ लिखा होगा आपके नोट्स में, जिनके पास नोट्स या बुक्स हैं हमारी, और मैं बच्चों को बार बार कह रहा हूँ कि बुक्स ज़रूर ले लें। इससे अब खुद कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसमें मैंने सेक्शन 2 रखा हुआ है सेक्शन 1 के बाद, जो ये क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस। अब ये सेक्शन 2 को देखें। सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन देखें, और ये पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है मेसर्स इनोवेटिव आइडियाज लिमिटेड, एक टेक्सटाइल कंपनी। तो ये टेक्सटाइल कंपनी है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1/10/2001 एट ए कॉस्ट ऑफ 2,50,000। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 1/10/2021 को तुमने इन्वेस्टमेंट करी है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, और 2,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर उसने एक लाइन और ऐड कर दी कि इट का मतलब इनोवेटिव आइडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इट अर्लियर परचेस्ड गोल्ड ऑफ ₹4 लाख एंड सिल्वर ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 को हमने कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी करी है और कुछ सिल्वर में भी हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अभी तक की इस क्वेश्चन की, चलो मैं अब क्वेश्चन अभी आगे डिटेल में मैं इसको खुद ही कराऊंगा फुल फ्लेड्ज। अब मेरे को ये नहीं लगता कि मैं सीधा आंसर बस रीड कर दूं, वो मुझसे नहीं होता, और ना मुझे अच्छा लगता है और ना मेरा ख्याल है बच्चों को भी अच्छा लगता है। आगे कह रहे हैं मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/3/2022 ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट। तो अबव इन्वेस्टमेंट का मतलब जो शेयर्स में है, जो गोल्ड में है और जो सिल्वर में है।
इज ए क्लियर? जो शेयर्स में है, गोल्ड में और सिल्वर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं इनकी मार्केट वैल्यू 31/3/2022 को 2,25,000 की है, 6 लाख की है और 3,50,000 की है। शेयर्स की 225 है। गोल्ड जो कि हमने 4 लाख में खरीदा था उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है और सिल्वर जो 2 लाख में खरीदा था उसकी मार्केट वैल्यू 3.5 लाख है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ above investment will be shown in the books of Messrs Innovative Idea Limited for the year ended 31/3/2022 in the light of AS13। तो 31/3/2022 को मैं किस तरीके से इनको दिखाऊंगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगी, तभी मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। तो स्पेस के लिए लीजिए जी, मैंने थोड़ा सा अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली और चलो क्वेश्चन देखना होगा तो मैं उधर की तरफ देख लूँगा। क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2.1, सेक्शन 2 का है ना, ये सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2.1, सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर है 2.1। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को पहले एलोबरेट कर दूं। जो तुम्हें फर्स्ट सेंटेंस दिया था क्वेश्चन में, उसके मुताबिक उसने कहा था कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है 1 जनवरी 2021 को इन्वेस्टमेंट करी है। 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का मतलब हो गया 1/10/2021 को उसने लिखा था, सॉरी जनवरी नहीं, 1/10/2021 लिखा हुआ है। तो 1 जनवरी 2021 को आपने इन्वेस्टमेंट करी थी और आपने ये जो इन्वेस्टमेंट करी है ये शेयर्स में करी है, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, और 2.5 लाख रुपए की आपने ये इन्वेस्टमेंट्स करी है। अब जाहिर है कि ये अकाउंटिंग ईयर आपका ख़त्म होगा 31/3/2022 को। और इनफैक्ट क्वेश्चन ने बाद में जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो भी यही पूछा है कि 31/3/2022 को हम किस तरीके से जो हमारी ये इन्वेस्टमेंट है इनको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला ईयर, जिस साल मैंने ये वाली इन्वेस्टमेंट करी, वो कहता है कि उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ 1/4/2021 को ये मेरा ईयर स्टार्ट हुआ होगा। इजंट इट? 1/4/2021 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। अब इससे पहले वाला जो साल है, यानी कि इस साल के जो पहले वाला साल है, प्रीवियस ईयर, जाहिर है कि वो ख़त्म हुआ होगा 31/3/2020 को। 31/3/2021 को इनफैक्ट ख़त्म हुआ होगा और 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन उसने क्या बताया, पहले तो उसने बताया कि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करी है 2,50,000 की, और उसने कहा कि इस कंपनी ने, जो मैसर्स इनोवेटिव आइडिया लिमिटेड नाम की ये कंपनी है, इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से ही हैं गोल्ड में और सिल्वर में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है उसने लिखा है 1 मार्च 2019 को है। 1 मार्च 2019। अब 1 मार्च 2019 इस साल की डेट इस ईयर में नहीं पड़ रही है, 1/4/2020 से लेके 21 में। इसका मतलब इससे जो पिछला साल है, अब जरा उसको भी देखें। इससे जो पिछला साल है वो 31/3/2020 को ख़त्म हो रहा होगा, इस तारीख को ख़त्म हो रहा होगा, और इस डेट को स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2019 को। आप मुझे बताओ, जो गोल्ड एंड सिल्वर में हमने इन्वेस्टमेंट करी है, क्या हमने 19 और 20 के ईयर में करी है? नहीं, हमने इससे भी पहले करी है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है 1 मार्च 2019 को करी है। अब 1 मार्च 2019, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस साल से भी पिछले साल वाले ईयर में आएगा। अगर अब जगह मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये से समझाने के लिए, यानी कि हमारा जब पिछला साल ख़त्म हुआ होगा 31/3, यानी कि 20 से पहले की बात कर रहा हूँ, 31/3/2019 को ख़त्म हुआ होगा, और वो कह रहे हैं हमने 1 मार्च 2019 को कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी है। उसने बताया गोल्ड में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, गोल्ड में शायद 4 लाख की वैल्यू थी, तो 4 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और उसने बताया कि हमने सिल्वर में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी है, और सिल्वर में शायद 2 लाख की वैल्यू थी। अगर मैं फिगर गलत भी लिख दूं तो घबराने की बात नहीं, आप सही फिगर लिख लेना।
इज इट क्लियर टू यू? तो गोल्ड और सिल्वर में भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है। अब उसने हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, उसने दिया है कि 31/3/2022 को ये जो हमारी 3 इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर्स में, गोल्ड में और बॉन्ड्स में, 31/3/2022 को उसने बताया कि इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। उसने बताया कि शेयर्स की वैल्यू जो है, शेयर्स की वैल्यू जो है वो तो 2,25,000 की है, एक तो उसने हमें ये बताया। फिर उसने बताया कि गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो 6 लाख की है, तो गोल्ड की वैल्यू 6 लाख। और उसने हमें बताया कि जो सिल्वर है उसकी वैल्यू अब 3,50,000 है। ये क्वेश्चन है। और अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि 31/3/2022 को आपने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है इनको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप मुझे बताओ, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए। पहले शेयर्स के बारे में बताओ। चले जी, देखें अब आपको कितना समझ में आया है। तो ऑन 31/3/2022 को आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है 31/3/2022 को ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इनको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अब आप मुझे बताओ। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है 2,50,000 की, ये कब करी है? 1/10/2021 को करी है। अब यहाँ से लेकर के और इस तारीख को आप अपनी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कितना टाइम पीरियड बीता है? अभी 12 से कम महीने बीते हैं। तो तुम्हें तो टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि ये करंट है या नॉन करंट। तुम्हें थोड़ी दिया होगा कंपनी की इंटेंशन क्या है। तो 31/3/2022 तक मुझे इसको करंट इन्वेस्टमेंट मान करके चलना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। अब अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करंट है तो अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदी, आपने 2,50,000 की कॉस्ट पर इसको रिकॉर्ड करा होगा, लेकिन 31/3/2022 को इसकी जो अब मार्केट वैल्यू है वो 2,25,000 है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑन 31/3/2022, तो सबसे पहले तो आपने लिखा यहाँ पर, यह जो आप लिखेंगे अपना आंसर कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स shall be treated as current investment, shall be treated as current investment। पहले तो आप इसको करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट करेंगे, shall be treated as current investment। अब आप इसको करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे? shall be treated as current investment and therefore, तो अब आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? and therefore shall be recorded, and therefore shall be recorded। अब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, therefore shall be recorded at lower of cost, lower of cost तुम्हारी जो थी वो 2,50,000 की थी, एंड मार्केट वैल्यू, और 31/3/2022 को उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है आपकी 2,25,000। तो इसका मतलब 2,25,000 पर आप मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अब ध्यान क्या रखना है आपने, ये तो आपका एक आंसर हो ही गया कि जो शेयर्स हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है 2,25,000 पर, लेकिन हमने इसको अभी तक किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करके रखा है? इससे पहले आपने इसको रिकॉर्ड 2,50,000 पर करके रखा होगा ना, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करके रखा होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं बता ही चुका हूँ, ऑन द डेट इनिशियल रिकॉर्डिंग जो होती है वो कॉस्ट पे होती है। अब जो चीज़ आपने 250 पे रिकॉर्ड करी थी आप उसको 225 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब लॉस भी हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी कि इसके बारे में लिखना भूलना नहीं है। ऑल्सो लॉस ऑफ ₹25,000, ऑल्सो लॉस ऑफ ₹25,000, जो लॉस है 25,000 का, ऑल्सो लॉस ऑफ ₹25,000 शेल बी रिकग्नाइज्ड, शेल बी रिकग्नाइज। तो उसको भी हमने रिकग्नाइज करना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो तब ये आंसर बनेगा। अब गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, अब गोल्ड एंड सिल्वर आपने बहुत टाइम पहले खरीदा, यानी कि इस तारीख को आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये आपने खरीदा है ऑलमोस्ट 12 महीने तो यही हो गए, 12 महीने ये हो गए, 12 महीने ये हो गए। कहने का मतलब काफ़ी टाइम पहले आपने गोल्ड खरीदा है। तो गोल्ड और सिल्वर तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हैं
और इन दोनों को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर shall be treated as non-current, shall be, तो उसको तो हमने नॉन करंट के रूप में ट्रीट करना है। shall be treated as non-current, तो नॉन करंट के रूप में ट्रीट करेंगे। एंड therefore shall be recorded at cost, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं जब तक कि परमानेंट नेचर का डिक्लाइन नहीं है। तो देयरफॉर शैल बी रिकॉर्डेड एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट, एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट, तो जो भी इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट है उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। डेट इज गोल्ड की तो 4 लाख है, गोल्ड को 4 लाख पर, और सिल्वर की जो कॉस्ट थी वो थी आपकी 2 लाख की, सॉरी, तो 2 लाख पर। तो हमें इनकी मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं एज ए रूल, जब तक कि परमानेंट नेचर का उसमें डिक्लाइन नहीं होता है, जब तक परमानेंट नेचर का डिक्लाइन नहीं होगा। इसके बाद एक और सेक्शन मैंने इसमें रखा है, और ये सेक्शन 3 जो है ये आपको खुद कर लेना चाहिए। इज ए क्लियर टू यू? सेक्शन 3 ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे इसमें बताने लायक है, क्योंकि अभी मैंने आपको इसमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया भी था। अभी मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में आपको क्वेश्चंस करे थे या नहीं करे थे? बिल्कुल करे थे, तो उसी से रिलेटेड ये जो है टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन 3.1 हाल ही में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया भी था, अभी बिल्कुल रिसेंट एग्जामिनेशन में। वो कह रहे हैं मनी मैटर्स लिमिटेड वांट टू क्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS13। तो मनी मैटर्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करना चाहती है एज पर AS13 एंड डिसाइड ऑन द ट्रीटमेंट टू बी गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट है, कहता है पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड फॉर 20 lakhs। तो कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई हिस्सा है जो आपने 20 lakhs रुपीस में खरीदा था। एंटिटी उसको रिक्लासिफाई करना चाहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो करंट को लॉन्ग टर्म में करना चाहती है। मैंने शुरू में बताया भी था, करंट को लॉन्ग टर्म में करेंगे तो हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को देखते हैं। उसने लिखा भी है कि कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम, कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम का मतलब है कि ये पहले करंट इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि हम इनको रिटेन करके लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहते थे। तो हो सकता है कंपनी की इंटेंशन चेंज हो गई हो, तो जिसकी वजह से वो करंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज ₹25 लाख। तो ये तो मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जैसा कि आप देख रहे हो, इस पॉइंट में बेसिकली क्या है, इस पॉइंट में ये है कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट, और करंट इन्वेस्टमेंट की आपको कॉस्ट गिवन है 20 lakhs की, और सारी फिगर लैक्स में ही है, रुपीज इन लैक्स, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 25 लाख की है। अब करंट इन्वेस्टमेंट को आप जो है रिक्लासिफाई करना चाह रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो मैंने आपको बताया व्हेन करंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासिफाइड इनटू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन वी विल पिक अप द लोअर फिगर बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस। तो जब मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इसको लिखूंगा तो जो छोटी वैल्यू है उस पर मैं रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि 20 lakhs पर मैं इसको रिक्लासिफाई करूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मैं 20 लाख की वैल्यू पर इसको रिक्लासिफाई करूंगा, तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, अभी भी करंट इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई हिस्सा है जो तुमने 15 लाख रुपए में खरीदा था, उसको भी एंटिटी रिक्लासिफाई करना चाहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो ये भी आपकी जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें भी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो 15 लाख रुपए की तुम्हें गिवन है, 15 लाख।
एंटिटी इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहती है। आगे कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट वाज ₹6.5 लाख, लेकिन अब की बार मार्केट वैल्यू जो है वो 6.5 लाख की है। मार्केट वैल्यू 6.5 लाख की है। नंबर 1, नो डाउट जब मैं इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करूंगा तो इन दोनों में से जो छोटी फिगर है मैं उस पर करूंगा, यानी कि जब करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई करी जाएंगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तो हम छोटी फिगर पे करेंगे 6.5 लाख पर। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसी सिचुएशन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप रिक्लासीफाई करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, तो एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को 6.5 लाख की वैल्यू पर आप रिकग्नाइज करेंगे और उसके अलावा आप लॉस भी रिकग्नाइज करेंगे। लॉस भी रिकग्नाइज करेंगे 15 लाख माइनस 6.5 दैट इज इक्वल टू 8.5 लैक्स। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में उसने क्या बताया, कह रहा है सर्टन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस, यानी कि कंपनी अब उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहती है, हैव टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म को करंट इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए मैंने बताया था कि हम एक तो देखते हैं कॉस्ट को और कैरिंग अमाउंट को। तो ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख की है, लेकिन वो कह रहा है दे हैड बीन रिटन डाउन टू 12 लाख, इसका मतलब उनका कैरिंग अमाउंट जो है वो 12 लाख है टू बी रिकग्नाइज्ड, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब की बार जो थर्ड केस है आपका, थर्ड केस, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है LTI, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट तुम्हें दी हुई है क्वेश्चन में वो 18 लाख की दी है, और वो कह रहा है कि वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम हमेशा ही कॉस्ट पर मेजर करते हैं, तो इस लॉजिक से तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट हमेशा कॉस्ट वाला ही होना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि इनका जो कैरिंग अमाउंट है वो 12 लाख का है। कैरिंग अमाउंट 12 लाख का क्यों है, उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है कि कॉस्ट को हमने 12 लाख पर हम इसलिए लेके आए क्योंकि बीच में कुछ परमानेंट नेचर का फॉल हो गया था, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 12 लाख पे रिकॉर्ड करा हुआ है, यानी कि बुक्स में कैरी करा हुआ है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जब मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लाऊंगा तो मैंने बताया है कि जो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट है इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है उस पर आप लिखेंगे। तो कॉस्ट और इसमें से डिफरेंस, पहले तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई कर रहे हैं और करंट इन्वेस्टमेंट में मैं इसको 12 लाख पर लिखूंगा जो छोटी फिगर है। यहाँ कोई लॉस नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैंने 12 पर ही रिकॉर्ड करा हुआ है, और करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो 12 लाख की वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जब शुरुआत में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम 2 चीज़ें करेंगे, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 और उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट AS 13 का पूरा हो गया अलॉन्ग विद केस स्टडीज। अब इसमें हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और मैंने कहा जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है या तो डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में करी जाती है जैसे शेयर्स में, या इन्वेस्टमेंट करी जाती है इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, अभी इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।